हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वनकॉइन की ब्लॉकचेन क्या है, वनकॉइन की ब्लॉकचेन की क्यों ज़रूरत थी, ये किस सिस्टम पर बेस्ड है, किस तरीके से काम करती है, इसमें सिक्योरिटी फीचर क्या हैं, ट्रांजैक्शन का टाइम कितना लगता है और वनकॉइन ब्लॉकचेन दूसरे जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर हैं उनसे किस प्रकार से बेहतर है, यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरीके से मिलती है। तो आज हम यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस हैं ये भी आज हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि वनकॉइन ब्लॉकचेन आखिर क्या है और किस प्रकार से ये बेहतर है दूसरी और किस कंसेप्ट पर ये काम करती है, ये भी आज हम देखेंगे। तो हम अब आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसके स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं जहाँ पर ब्लॉकचेन को डिस्क्राइब किया गया था। ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे, जैसे कि ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन की स्पीड क्या है, ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं, क्या प्रोटोकॉल है, माइनिंग को कैसे करते हैं, पावर किस तरीके से इफ़िशियंट बनाते हैं माइनिंग को। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैंने लिया है वो है वाई ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ पेमेंट प्रोसेस एंड स्टोर इम्यूटेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट। तो ब्लॉकचेन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो इसमें पूरी ईमानदारी के साथ पेमेंट का जो प्रोसेस है वो होता है। दूसरा, इसको किसी भी तरीके से जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री रहती है और जो यूज़र के अकाउंट का बैलेंस रहता है उसको किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता, यानी कि एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में तो वहाँ पर एक तो टाइम बहुत लगता है पेमेंट को ट्रांजैक्शन करने में। अगर आपको यूएस में कहीं पेमेंट भेजना है तो अगर सैटरडे संडे है तो पेमेंट जाएगा ही नहीं 2 दिन, क्योंकि उसमें हमें वेट करना पड़ेगा, हॉलीडे रहता है। तो एक तो यहाँ पर टाइम की लिमिट ख़त्म हो जाती है, दूसरा यहाँ पर एकदम टाइमली पेमेंट पहुँच जाता है, तीसरा यहाँ पर जो पेमेंट पहुँचता है उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहती है। तो ये कई सारे फीचर हैं जो ब्लॉकचेन की यूजिबिलिटी को दिखाते हैं। तीसरा, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं रहती। आपको किसी एक बंदे को दूसरे बंदे के पास पेमेंट भेजना है तो वो आपस में ही भेज सकते हैं, यहाँ पर किसी बैंक पर डिपेंड होने की भी ज़रूरत नहीं रहती। और तीसरी बात यह है कि जब हम पेमेंट भेजते हैं तो वो पूरी ईमानदारी के साथ जिस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसीलिए हमें जो है ब्लॉकचेन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। इसके साथ साथ कई और भी पॉइंट हो सकते हैं जो हम आगे लेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, ओवरऑल लेआउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम वन इकोसिस्टम मेंबर। तो यहाँ पर बेसिकली वनकॉइन से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं कि यहाँ पर ब्लॉकचेन तक पहुँचने के लिए हमें कैसे करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना पड़ता है या फिर आप डील चेकर तक जा सकते हैं, क्योंकि आप डील चेकर पर भी कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू ही होता है। और आप वन पोर्टल पर, वन इकोसिस्टम पोर्टल पर कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी ब्लॉकचेन पर जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको पेमेंट सर्विस लेयर को क्रॉस करना होगा। पेमेंट सर्विस लेयर के बाद ही हम यहाँ पर ब्लॉकचेन में ये ट्रांजैक्शन होते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन क्या है वो यहाँ पर बताया गया है, व्हेनेवर ए पेमेंट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस we are talking about the transfer of ownership of fungible token managed by a smart contract of the blockchain. This action of value transfer is expressed and translated into a ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। तो देखिए ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन क्या है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन क्या है, तो इसका एक सिंपल सी टर्म्स में हम इसका जब आंसर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी टोकन को, फंजीबल टोकन को एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर ट्रांसफर करना या एक की ओनरशिप से दूसरे की ओनरशिप पर ट्रांसफर करना ही ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर हम फंजीबल टोकन की भी बात करेंगे कि फंजीबल टोकन क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं कि ट्रांजैक्शन इनटू ए ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया था कि जैसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये येलो वाला जो ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में भी रिकॉर्ड रखा जाएगा जब हम पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। और जितने भी बाकी और ब्लॉक जो हैं उस ब्लॉक की जो हाइट रहती है, उसका जो टाइम स्पैम्प है, उसका जो सब कुछ जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड वहाँ पर रखा जाता है और इसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक सिस्टम के अंदर नहीं रहता है, ये मल्टीपल सिस्टमों के अंदर रहता है। और यहाँ पर हम सिक्योरिटी की भी बात करेंगे कि वनकॉइन की ब्लॉकचेन कितनी सिक्योर है, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, फंजीबल टोकन क्या होता है। तो फंजीबल टोकन होता है ए टोकन हैज नो डिफरेंट अगेंस्ट अदर टोकन, यानी कि एक ऐसा टोकन जो दूसरे टोकन से डिफरेंट नहीं होता। तीसरा, ए टोकन कैन बी ऑलवेज एक्सचेंज बिटवीन अकाउंट,
जिस टोकन को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ए टोकन हैज़ नो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, और उस टोकन का कोई विशेष आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, यानी कि जितने भी टोकन हैं वो सभी एक दूसरे के समान होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे ही टोकन को एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको NFT के बारे में भी बता दूँ कि NFT अपने आप में एक नॉन फंजिबल टोकन है, लेकिन उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक होती है, और जब हम एक NFT की कॉपी कर लेते हैं तो वो एक टोकन बन जाता है। तो अपने आप में जो भी चीज़ यूनिक होती है दैट इज़ NFT, और जब NFT की कॉपी कर दी जाती है तो वो नॉन फंजिबल टोकन में बदल जाता है। यहाँ पर टोकन इज प्रिसीव्ड बाय द सिस्टम एज 1:1 पैक्ड डिजिटल एसेट टू द 1। आगे चलते हैं टोकन मैनेजमेंट कि टोकन के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। द ऑपरेशन विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन ए टोकन, ट्रांसफ़र कर सकते हैं टोकन को, वर्न कर सकते हैं, और बैलेंस को रीसेट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। ट्रांसफरिंग के बारे में आप जानते ही हैं, आप अपने वन लाइफ अकाउंट से टोकन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बर्निंग होती है कि बर्निंग के बारे में भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं तो बर्न का मतलब होता है कि टोकन को फिनिश करना या नष्ट करना, एक तरीके से बर्न कर देना भी पॉसिबल है। दूसरा, बैलेंस को रीसेट भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टोकन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्या होता है, यानी कि कितना सिक्योर यहाँ पर है, किस तरीके से पेमेंट किया जाता है वो आप देख सकते हैं। सिस्टम से हमें API पे जाना पड़ेगा, API से वो चीज़ें ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास जाती हैं, उसके बाद ही ये चीज़ ब्लॉकचेन में एंटर करती हैं। तो इतनी सारी लेयर यहाँ पर लगती हैं। आगे हम देखते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क का मतलब है कि वन कॉइन की ब्लॉकचेन किस तरीके की है वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो प्राइवेट सेटअप ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट इज मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द इथेरियम बाय द ओनर ऑफ द सिस्टम और अराउंड अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि बनकॉइन ब्लॉकचेन क्या है, तो बनकॉइन की ब्लॉकचेन है एक प्राइवेट सेटअप ब्लॉकचेन है जो कि मॉनिटर और को मैनेज भी किया जाता है और मॉनिटर भी किया जाता है एक सिस्टम के ओनर के थ्रू, यानी कि एक अथोराइज्ड टीम के थ्रू से। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनकॉइन की ब्लॉकचेन किस टाइप की ब्लॉकचेन है, तो बनकॉइन की ब्लॉकचेन एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है जिसको प्राइवेट अथॉरिटी के थ्रू मैनेज किया जाता है और मॉनिटर भी किया जाता है। एट लेटर स्टेज द ट्रांजेक्शन कैन बी मूव्ड इनटू ए पब्लिक ब्लॉकचेन। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और पॉइंट जो है क्लियर किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एट लेटर स्टेज द ट्रांजेक्शन कैन बी मूव्ड टू ए पब्लिक ब्लॉकचेन, यानी कि बाद में इस प्राइवेट ब्लॉकचेन को पब्लिक ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है साफ साफ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी लेयर हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं कि एक ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी उसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड करती है। जिस तरीके से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को आज के टाइम पे हैक नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक वहाँ पर बन गए हैं। तो किसी भी ब्लॉकचेन को हैक करने के लिए वहाँ पर 50% से ज़्यादा, यानी कि 51% ब्लॉक को अपने कंट्रोल में लेना होता है। तो जितने ज़्यादा ब्लॉक रहेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्लॉकचेन सिक्योर होती है। और जब कोई नेटवर्क इनिशियल स्टेज पर होता है जहाँ पर उसमें लेस नंबर ऑफ यूज़र्स होते हैं या लेस कॉन्टैक्ट एड्रेस होते हैं, तो उस टाइम पर उसको हैक किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है ब्लॉक्स की और ज़्यादा यूज़र उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है उसकी सिक्योरिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आगे देखते हैं। द सेलेक्टेड ब्लॉकचेन नेटवर्क इज़ बेस्ड ऑन इथेरियम सॉफ्टवेयर एंड इट एस्टेब्लिश्ड कोड बेस। तो वन कॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो इथेरियम के सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है और यहाँ पर लगभग इथेरियम के सभी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सकता है, यानी कि ये एक ERC20 टोकन है। तो यहाँ पर जब हम इथेरियम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और इथेरियम के स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो सारे डाउट जो कि एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं, वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन से रिलेटेड और कोई डाउट बचता ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो स्टैंडर्ड हैं जहाँ पर ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया जाता है, उनके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस टाइम इथेरियम का ही है। अगले पॉइंट पर आते हैं और इसमें देखते हैं कॉन्सेंसस एल्गोरिथम। The necessary consensus algorithm must be energy efficient and lightweight at the same time. Such an algorithm must not rely on proof of work for its inefficiency in many aspects.
Our algorithm is based on proof of authority which allow for faster block time and does not rely on heavy resource। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन भी उठता है कि बिटकॉइन माइनिंग एनर्जी कंजप्शन पर बेस्ड है, यानी कि बिटकॉइन की माइनिंग से एनर्जी नष्ट होती है और इससे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो और इथीरियम की ब्लॉकचेन के साथ भी एक यही कंडीशन है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड होता है, क्योंकि एनर्जी का बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेस्टेज होता है। तो वन कॉइन की ब्लॉकचेन को इन सभी से बेटर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो इथीरियम की ब्लॉकचेन है और जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि आपको वहाँ पर अपना कंप्यूटर लगाना पड़ता है और वो एल्गोरिथम ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। तो वैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पावर ऑफ अथॉरिटी के द्वारा जो है ब्लॉक्स को वेरीफाई किया जाता है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। और बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इथेरियम नेटवर्क जो है पावर ऑफ अथॉरिटी को जो है एक प्रोटोकॉल के तहत एक्सेप्ट करता है। तो यही सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तभी वन ब्लॉकचेन को पब्लिक कर दिया जाएगा। अभी जो है POW पर, पावर ऑफ वर्क पर सभी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन वन कॉइन ब्लॉकचेन पावर ऑफ अथॉरिटी पर काम करती है। और यही रीज़न है कि वन कॉइन की जो ब्लॉकचेन है दैट इज़ फास्टर देन वो जो जितनी भी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उनसे। तो वन कॉइन की ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 5 सेकंड में एक ब्लॉक कंप्लीट करने का है। आगे देखते हैं ब्लॉक टाइम। तो ये आ गया ब्लॉक टाइम इज 5 सेकंड, यानी कि यहाँ पर 5 सेकंड में एक नया ब्लॉक जो है जनरेट हो जाता है। दिस ब्लॉक टाइम विल क्रिएट कंफर्टेबल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन टाइम दैट विल नॉट कंफ्यूज द यूज़र। तो 5 सेकंड की जो स्पीड है वो काफ़ी सबसे फास्ट स्पीड है अभी तक के जितने भी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं उसमें। और इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड का मेन रीज़न है कि ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पर काम करता है, यानी कि POA के कंसेप्ट पर वन कॉइन की ब्लॉकचेन काम करती है। आगे देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वी आर फॉलोइंग ERC-20 स्टैंडर्ड फॉर इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी रीजन्स। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इथीरियम की ब्लॉकचेन को आज के टाइम में हर एक जगह एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे अगर हम कॉइनबेस एक्सचेंज का भी एग्जांपल लें तो कॉइनबेस का शेयर भी मार्केट में ट्रेड होता है, तो उसको सारे लाइसेंस इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि कॉइनबेस इथीरियम बेस्ड मतलब इथीरियम के नेटवर्क पर ही वो लोग काम करते हैं। तो इथीरियम के स्टैंडर्ड को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए वन कॉइन ब्लॉकचेन में भी ERC-20 टोकन के स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर ERC-20 होने की वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ें और अपने आप आसान हो जाती हैं। स्केलेबिलिटी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे सिस्टम है, फिर पेमेंट सर्वर API है और उसके बाद फिर पैरेलल पेमेंट सर्वर API है और उसके बाद ब्लॉकचेन है, यानी कि इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट API सर्वर आ जाएंगे। तो इसको कितना भी बड़ा किया जा सकता है, यानी कि ब्लॉकचेन में जितने ज़्यादा सर्वर रहेंगे, पेमेंट API सर्वर रहेंगे, उतनी ही उसकी स्पीड फास्ट रहेगी और उसकी स्केलेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक API सर्वर अलग से अपने ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली वेरीफाई करेगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में पेमेंट सर्विस सर्वर API की स्केलेबिलिटी बहुत कम है। वहाँ पर एक ही सर्वर को कई सारे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने पड़ते हैं, यानी कि एक सर्वर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा, उतने में ही कोई दूसरी रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसका लोड टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वर्टिकल लोड को डिवाइड कर दिया गया है और पैरेलल सर्वर कई सारे इसमें लगा दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर स्केलेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं ट्रेडिशनल load balancing technique to achieve horizontal scalability. Each of the payment server will handle its own set of transaction request and will submit and execute smart contract transaction to the blockchain network dependently and in parallel to achieve greater through output. तो ये सब यहाँ पर जो पैरेलल नेटवर्क की बात है, जो पैरेलल सर्वर की बात है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन को एक इंडिविजुअल सर्वर वेरीफाई करेगा, इसी से यहाँ पर स्पीड जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, दैट इज़ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, यानी कि जो अभी हमने देखा स्केलेबिलिटी, उसका आप आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से है। एक पेमेंट रिक्वेस्ट को किस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, ट्रांजैक्शन
क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन से ब्लॉकचेन तक पहुंचने में कितनी सारी नोड को उसे पास करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई गई हैं। आगे हम बात करते हैं यूज़र आइडेंटिटी। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट का। तो जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि किसी भी ब्लॉकचेन के साथ, अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ हम ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर टोकन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, टोकन को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें एक 12 डिजिट की दी जाती है, जिसे हमें सेफली जो है रखना पड़ता है, तो यही हमारा ट्रस्ट वॉलेट होता है। अब हम अगर वन लाइफ की बात करें तो यहाँ पर यूज़र कस्टोडियल बैलेट रहता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो वन लाइफ अकाउंट है उसको एक कस्टोडियल बैलेट के थ्रू बैलेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर आपकी KYC इन्फॉर्मेशन रहती है। उस KYC इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आपके अकाउंट को ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि अगर हम ट्रस्ट वॉलेट की में अपनी 12 डिजिट की वो की भूल जाएं तो हमारा ट्रस्ट वॉलेट जो है हमारे किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन अगर हम कस्टोडियल बैलेट की बात करें, यानी कि वन लाइफ अकाउंट की बात करें, तो आप अपना अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तब उसको आपके KYC डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जो है दोबारा से रिगेन किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है, वापस आपके बैलेट को खोला जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर पूरे ब्लॉकचेन सिस्टम को मॉनिटर किया जा सकता है। आपके बैलेट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर स्टोर रहती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था। यही थी आज के इस वीडियो की मेन हेडलाइंस, जिसमें हमने वन ब्लॉकचेन के बारे में जो जितनी सारी चीज़ें थी उनको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये दूसरी ब्लॉकचेन से कैसे बेहतर है। तो वनकॉइन ब्लॉकचेन दूसरी से इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पर प्रूफ ऑफ अथॉरिटी को यूज़ किया जाता है कंपेयर टू पावर ऑफ वर्क। तो पावर ऑफ वर्क में आपको पावर ज़्यादा लगती है, जितनी ज़्यादा जिसका जितना बड़ा सर्वर फार्म रहेगा वो उतनी ही ज़्यादा माइनिंग कर पाएगा। लेकिन पावर ऑफ अथॉरिटी होने से क्या होगा कि यहाँ पर आपको सर्वर बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी और उस अथॉरिटी के बेस पर आप ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर स्पीड काफ़ी अच्छी है, स्केलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं वनकॉइन ब्लॉकचेन के। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।